नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के 100 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। यदि जो आप इसे पढ़ लेते हैं इतना, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 15 मार्क्स जरूर आ जाएंगे। दोस्तों, यदि जो हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, समझ गए ना। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बता। ऑप्शन ए है देवी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मल्लेश, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है भगत सिंह। बताएं। दमयंती स्वयंवर ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकारक कौन है। बताए बातचीत जो शीर्षक बातचीत जो पाठ है ये किसने लिखा है। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। समझ गए ना। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक काल, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बताएं। ये जो बातचीत निबंध है ये बताए ये कौन, सॉरी हम तो आंसर ही बता दिए ना इसका। बातचीत साहित्य कौन सी विधा है। बातचीत कौन सी विधा है। ए ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी निबंध है, समझ गए ना। बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातों में उमर चला आता है। कहता है ये जो बातचीत शीर्षक निबंध जो है इसमें कौन से किनके बातचीत में जो है बातचीत में उमर चला आ रहा है। तो ऑप्शन ए है दो हम सहेलियों के बातचीत में, दो पुरुषों के बातचीत में, दो मूर्खों के बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो हम सहेलियों के बीच में बातचीत उमर चला आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आता है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन डी है रोज, ऑप्शन डी है प्रगति और समाज। तो बताए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा रचना लिखी गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बालकृष्ण द्वारा बातचीत ही आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों यदि जो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, समझ गया ना, जिससे कि हम और भी इस तरह की वीडियो बना सके, आपके लिए ला सके।
तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चैप्टर नंबर 2 में आ गए हैं। तो हाँ दोस्तों, एक और बात कहना भूल गए, सभी लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। कम से कम तो आपको लेखक के नाम से ही 5-10 नंबर पूछ देगा, समझ गए ना। 5 नंबर फिक्स है लेखक के नाम से ही, समझ गए ना। तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 है उसने कहा था, यहाँ पे देखिए भूल गए, चैप्टर 2 है उसने कहा था, समझ गए ना। चैप्टर का नाम है उसने कहा था, सॉरी देखिए, उसने कहा था, चैप्टर का नाम है उसने कहा था, समझ गए ना। इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस बात को जरूर याद रखिएगा, समझ गए ना। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है तेरी कुलवाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है तिरिच, ऑप्शन डी है जूठन। तो दोस्तों ये जो कहानी सबको आप लोग जानते हैं, यदि जो आप इसकी कहानी पढ़े होंगे तो इसका कहानी में बताया गया था, समझ गया ना, कि इसमें इस कहानी में क्या होता है ना, लहना सिंह नाम का एक लड़का रहता है जो कि वो अपने मामा के यहाँ ही रहता है, और ये भी अपने मामा के यहाँ ही रहती है। तो दोनों एक समय एक बार बाजार जाते हैं, तो दोनों का मुलाकात होता है भाई। तो मुलाकात होता है तो जो लड़का होता है लहना सिंह होता है, उनसे प्रेम हो जाता है, समझ गया ना। और वो इस बात को जानने के लिए बार बार जब वो लड़की मिलती तो वो बार बार एक ही सवाल पूछते कि तेरी कुलवाई हो गई। यहाँ कुलवाई का अर्थ है शादी, समझ गए ना, कि तेरी शादी हो गई। वो बार बार लहना सिंह पूछते कि तेरी शादी हो गई। तो ये किस कहानी में कहा गया, तो उसने कहा था इस कहानी में इस बात की जिक्र है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, समझ गए ना। अगला प्रश्न कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर यहाँ वो, समझ गए ना, यहाँ गलत लिखा गया है। हिंदी कहानी मील का पत्थर किसे कहा जाता है, समझ गए ना, कौन सी है मील का पत्थर, यहाँ पत्थर होगा, समझ गया ना। यहाँ पर काट के यहाँ पे पत्थर होगा, समझ गया ना, पत्थर होगा यहाँ पे, समझ गया ना। ऑप्शन ए है उसने कहा था पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी है पुरस्कार, ऑप्शन डी है मंगर। बताइए ये कौन सा कहानी में यानी कि जो है कहा गया है कि ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, समझ गया ना। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है, तो उसने कहा था, ये राइट आंसर इसका ऑप्शन ही हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, बताएं चंद्रधर शर्मा की कौन सी कहानी है। ऑप्शन ए है जूठन, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन डी है उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखा गया कौन सा कहानी है, उसने कहा था। सभी कुछ जानते हैं कि इसका लेखक कौन है, उसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है उसने कहा था कहानी है, बताए उसने जो कहा था कहानी ये कौन सी कहानी, किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए कहता है युद्ध की कहानी है, ऑप्शन बी कहता है द्वि प्रेम की कहानी है, ऑप्शन सी कहता है प्रेम की बलिदान होने की कहानी है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताए दोस्तों, यदि जो आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे तो इस सवाल को आप लगा पाएंगे कि ये कौन सी कहानी है, समझ गया ना। चलिए बताए इसका राइट आंसर क्या होगा, बता इसका राइट आंसर कमेंट करे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, समझ गया ना। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। उसने कहा था इसमें युद्ध की भी कहानी है। इसमें युद्ध की कहानी क्या होता है ना कि लहना सिंह के चला जाते हैं, वो सैनिक में भर्ती हो जाता है और वो युद्ध देश के लिए सेवा करता है, देश के लिए, समझ गया ना। और इसके कहने पर ही लड़की के अपने प्रेमिका को कहने पर वो अपने उसके जो अथी होते हैं उसे बचाने के लिए अपने जान को निछावर कर देते हैं, समझ लें। तो ये दुई प्रेम की भी कहानी है, युद्ध की भी कहानी है, प्रेम और बलिदान की भी कहानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा रचना गुलेरी जी की नहीं है, बताएं। ऑप्शन ए है
सुख में जीवन, सुखमय जीवन होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, समझ गए, सुखमय जीवन। ऑप्शन बी होगा बुद्ध का कांटा। ऑप्शन सी है उसने कहा था। ऑप्शन डी है हर एक को हरि नाम, हर एक को हरि नाम। तो बताए इसका राइट आंसर क्या है? उसने कहा था, उसने कहा था इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, हम भूल गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान की कहानी है। ऑप्शन बी है कर्म प्रधान की कहानी है। ऑप्शन सी है धर्म प्रधान की कहानी है। ऑप्शन डी है वात्सल्य प्रधान की कहानी है। तो बताए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, समझ गए ना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्म प्रधान की, समझ गए ना। और एक जो सवाल बताए थे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए हमसे गलती हो गई, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अच्छा से देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ गए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, समझ गए ना। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों की तीनों किनकी है? इनकी रचा हुआ है, समझ गए, इनकी है, इनके द्वारा रचा हुआ ये तीनों के तीनों है। अब बाकी कह रहा है नहीं है, समझ गया ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हर एक को हरि नाम, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उसने कहा था कहानी का नायक है, बताएं। ऑप्शन ए है लहना सिंह। ऑप्शन बी है बोधा सिंह। ऑप्शन सी है बजीरा सिंह। ऑप्शन डी है सिंह हजारा सिंह। ये सब कोई जानते होंगे कि इसका जो नायक है इस कहानी का कौन है, सभी कोई जानते होंगे, कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लहना सिंह इस कहानी के नायक है, समझ गए ना। मेन जो रोल इनका है, मेन रोल इन्हीं का है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। कहता है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, बताएं। 1915 की है, 2020 की है, 2022 की है, या फिर 2025 की है? बता इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ये कब की लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में इस कहानी को लिखा गया था, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या था? उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी है आगेजी। ऑप्शन सी है राजेंद्र। ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सभी कोई जानते हैं भाई कि उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? सभी कोई जानते होंगे। ऑप्शन ए है उसने कहा था। ऑप्शन बी है रोज। ऑप्शन सी है जूठन। ऑप्शन डी है तेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सभी कोई जानते होंगे कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख नायक है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था? उसने कहा था शीर्षक कहानी में, उसने कहा था शीर्षक, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी उठ सिगड़ी मकले डाल? तो किसने कहा था ये? तो किसने कहा था? सुनिए ऑप्शन ए है, देखिए बताइएगा। ऑप्शन ए है बजीरा सिंह। ऑप्शन बी है सूबेदार हजारा सिंह। ऑप्शन सी है सूबेदारनी। ऑप्शन डी है बोधा सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह ने इस कहानी को कहा था, समझ गए ना ये कथन को। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सूबेदारनी किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए है तिरिच। ऑप्शन बी है उसने कहा था। ऑप्शन सी है रोज। ऑप्शन डी है उसाद नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदारनी उसने कहा था कहानी का पात्र है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है बजारा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? सबको जानते होंगे, तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? बजीरा सिंह कहे, हजारा सिंह कहे, सूबेदार सिंह कहे, ये सारे के सारे उसने कहा था कहानी के पात्र है, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से
लिया गया है, समझ गए ना। ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है शिक्षा से, ऑप्शन सी है रोज से, ऑप्शन सी है तिरछे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न क्या कहता है, बोधा सिंह के पिता का नाम था। ऑप्शन ए है बजीरा सिंह, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है हजारा सिंह, ऑप्शन सी है हजारा सिंह, ऑप्शन डी है रामधनी सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह था, समझ गया ना। कहीं कहीं गलत देता है, समझ गए, कहीं कहीं लहना सिंह दे देता है, तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था, समझ गए ना। चलिए चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते। चैप्टर नंबर 3 में क्या कहता है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी हुई कहानी है, समझ गया ना। चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट का आता है, प्रश्न नंबर क्वेश्चन का आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। ए है कामायानी संकेत, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी मुकुल। तो इसका राइट आंसर सभी को जानते होंगे कि उर्वशी जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ कहानी है, समझ लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए है दान, ऑप्शन बी है बामंद, ऑप्शन बी है बाउल, ऑप्शन डी है दिन। तो सभी को जानते होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1977। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 1974 हो जाएगा, समझ गए ना। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न कहता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है। भगत सिंह द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन डी लोकनायक तिलक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझ गया ना। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित ये कहानी थी, समझ गया ना, ये पुस्तक थी। चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ऑप्शन ए है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी है सिपाही की मां, ऑप्शन सी है प्रगति और समाज, ऑप्शन डी है पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर सभी को जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति में। इस बात को जयप्रकाश नारायण बखूबी कहते हैं कि अपना देश पिछड़ा हुआ भले है, इसके बावजूद भी हमारा लोकतंत्र स्थापित किए हैं, हम अपने लोकतंत्र को स्थापित किए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है दिनकर जी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। ऑप्शन ए है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सभी को जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं, ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन सी है 1924, ऑप्शन डी है 1925। तो सभी को जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे, समझ गए ना। अमेरिका जाके इन्होंने शिक्षा इस बात के लिए थी, वो कहीं कहानी में सुने थे कि अमेरिका में उन्होंने कहीं सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी पढ़ाई की जाती है, समझ गए, कहीं भाषण में इस बात को सुने थे, सुने। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से और पुकारा जाता था। ऑप्शन ए है बाबा, ऑप्शन बी है जगन, ऑप्शन सी है नारायण, ऑप्शन डी है बाउल। बताए इसका राइट आंसर क्या। तो बताया दोस्तों, इसका राइट आंसर से हमको पता हो, बहुत लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा नारायण, तो बता दो दोस्तों ये नहीं होगा, समझ गए ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाउल था, जो बचपन का नाम था उसी के नाम से इन्हें पुकारा जाता था, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, या उक्ति भाषण की समाजवादी से लेखक है। यानी कि ये जो सारे कथन जो है किस कहानी से लिए गए हैं, समझ गए ना, यानी कि किनके द्वारा ये कहानी कहा गया है, ये जो भाषण है किनके द्वारा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन बी है नामवर सिंह द्वारा, ऑप्शन सी है भगत सिंह द्वारा, ऑप्शन डी है जयप्रकाश मूर्ति के द्वारा। तो सभी को जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इस बात को कहते हैं, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 कहता है अर्धनारेश्वरी। अर्धनारेश्वरी के लेखक है रामधनी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि रामधनी सिंह दिनकर पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामधनी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो सभी को जानते होंगे, हमने पहले ही बता दिया कि अर्धनारेश्वरी पाठ के लेखक रामधनी सिंह दिनकर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दिनकर जी के निम्न में से कौन सी पुरस्कार दिया गया था। पद्म, ऑप्शन ए है पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ऑप्शन डी है नोबल पुरस्कार। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था, समझ गए ना, पद्म विभूषण की पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अर्धनारीश्वरी कल्पित रूप है, किसकी कल्पित रूप है अर्धनारीश्वरी। ऑप्शन ए है राधा कृष्ण का, ऑप्शन सी है राम और सीता का, ऑप्शन डी है शंकर और पार्वती का, ऑप्शन डी है गणेश और लक्ष्मी का। तो इसका राइट आंसर सभी को जानते होंगे कि अर्धनारीश्वरी जो पाठ है इसमें शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ये समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन है। ऑप्शन ए है उर्वशी, ऑप्शन बी है रेणुका, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से सही, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, रामधनी सिंह दिनकर जी की रचना में से कौन है। देखिए यहाँ है क्या, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, कहीं कहीं पूछ देता है कि नहीं है। ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वरी, ऑप्शन सी है जूठन, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन डी है ओ सदा नीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को जानते हुए कि अर्धनारीश्वरी पाठ के लेखक ही कौन है, रामधनी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है अर्धनारीश्वरी शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, बताएं। अर्धनारीश्वरी जो है ये क्या है, कहानी है, निबंध है, जीवन है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, क्या है बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निबंध है, समझ गए ना। ये एक प्रकार की अर्धनारीश्वरी क्या है, निबंध है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रामधनी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। ऑप्शन ए है भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। सभी को जानते होंगे, यदि इस कहानी को पढ़े होंगे तो बखूबी पता होगा कि रामधनी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कार्य कर चुके थे, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न कहता है अर्धनारीश्वरी शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार के रूप वर्णित करते हैं, समझ गए ना। ऑप्शन ए है आदर्श के, ऑप्शन बी है यथार्थ के, ऑप्शन सी है कल्पित के, ऑप्शन डी है वास्तविक के। तो प्रश्न में पहले ही पूछ चुका है कि कल्पित शिव और पार्वती किसके कल्पित रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए ना। कहाँ गए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए, कल्पित हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है 5। चैप्टर 5 है रोज। रोज कहानी के लेखक है सजीवानंद हीरानंद बादशाह अगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इसका मालती किस कहानी के पात्र है। ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, ऑप्शन सी है त्रिच, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन डी है गौर। तो इसका राइट आंसर सभी जानते होंगे कि त्रिच रोज कहानी की, मालती जो है रोज कहानी की प्रमुख पात्र है, ये समझ जाना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सर इसका प्रमुख पात्र लेखक खुद थे, समझ गए ना। मालती थी ये कंफर्म नहीं है, पर मालती इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है, समझ गए ना, जो कील चुभने से होता है, समझ गए ना। गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है, समझ गए ना, जो कि इसका ऑपरेशन जो मालती के पति थे वो एक हॉस्पिटल में काम करते थे, वो वही गैंग्रीन का इलाज कौन कर रहे थे, वही कर रहे थे, उनका पति मालती के पति ही कर रहे थे, समझ गए ना। तो ऑप्शन ए है इसका, उसने कहा था। ऑप्शन सी है त्रिज, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन डी है रस्सी का टुकड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोज कहानी का ये उल्लेख किया गया था, रोज कहानी में इस बात का उल्लेख किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आता है आगे के पिता का नाम था। ऑप्शन ए है डॉक्टर उभयनंद शास्त्री, ऑप्शन सी है डॉक्टर हरिनंद शास्त्री, ऑप्शन बी है डॉक्टर दयानंद शास्त्री, ऑप्शन डी है डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो बता इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री था इनका नाम, समझ गया ना। इनका पिता का नाम आज्ञे जी के पिता के नाम। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है रोज कहानी के कहानीकार कौन है, सभी को जानते होंगे। ऑप्शन ए है अगेजी, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है मल्लेश, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। सभी को जानते होंगे कि रोज कहानी के कहानीकार कौन थे, बादशाह अगेजी थे, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न कहता है मालती के पति का नाम था। ऑप्शन ए है चंद्रेश्वर, ऑप्शन बी है समेश्वर, ऑप्शन डी है महेश्वर, ऑप्शन डी है रामनाथ। सब कोई जानते होंगे, यदि इस कहानी को पढ़ेंगे तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है रोज कहानी की नायकी कौन है। देखिए आ गई नायकी, पूछ दी ना, हम नायक पूछता है तो लेखक खुद है, इस कहानी के नायक वो खुद है, समझ गए ना। पूछा है यहाँ नायिका कौन है इस कहानी के। तो ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन डी है कालवती, ऑप्शन सी है सुनीता, ऑप्शन डी है रागिनी। तो इसका राइट आंसर सभी जानते हैं कि मालती इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1954। बता इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गया ना। कहाँ गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है बचपन में खेलने के लिए सचिवानंद हीरानंद बादशाह आगे ने कौन सा नाटक लिखा था। ऑप्शन ए है ब्रज सभा, ऑप्शन बी है बरदुसभा, ऑप्शन सी है इंद्र सभा, ऑप्शन डी है जम सभा। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र सभा लिखे थे, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है। ऑप्शन ए है खाना रखने के लिए, ऑप्शन सी है खाना रखने के लिए, ऑप्शन बी है खाना बनाने के लिए, ऑप्शन डी है दही जमाने के लिए। तो बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ गया ना। तो वो जो गर्म कर रही थी शीर्षक में मालती जो मिट्टी को बर्तन को गर्म कर रही है थी वो क्यों, तो दही जमाने के लिए कर रही थी, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। देखिए फिर आ गया है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है त्रिज, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है ओ सदा नीरा। सबको जानते होंगे कि रोज कहानी में इस बात का जिक्र है। चलिए चैप्टर नंबर 6 की ओर चलते। चैप्टर नंबर 6 कहता है, तो चैप्टर नंबर 6 है एक लेख और एक पत्र। ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, समझ गए ना। एक लेख और एक पत्र। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। ऑप्शन ए है सुखदेव, ऑप्शन बी है राजगुरु, ऑप्शन सी है बिस्मिल्लाह, ऑप्शन डी है अशफाक खां। बता इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राजगुरु तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, राजगुरु को पत्र लिखे थे। राजगुरु कहाँ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। सभी को जानते हैं, हमने पहले ये बता दिया है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण उदय प्रकाश, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन बी है जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन डी है
चंद्रशेखर आजाद। सभी को जानते होंगे कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, समास्वरण है, कहानी है, कविता है, बताइए ये क्या है? तो वो एक ऐतिहासिक पत्र है, क्योंकि भगत सिंह इतिहास में ही जाने जाते हैं, समझ गए? तो वो एक ऐतिहासिक पत्र है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार बिशुन सिंह, ऑप्शन सी सरदार पीरत सिंह, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सरदार किशन सिंह, ऑप्शन डी सरदार कीरत सिंह। तो उनका पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1905 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1904, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1906। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 का इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? बताएं। एक लेख और एक पत्र, रोज, जूठन, संपूर्ण क्रांति। सभी को जानते होंगे कि यह उक्ति एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? संपूर्ण क्रांति, हो, सदा मीरा, एक लेख और एक पत्र। सभी को जानते होंगे कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा रचित है। चलिए चैप्टर नंबर 7 की ओर चलते। चैप्टर नंबर 7 कहता है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित। देखिए यहाँ क्लियर कर दिया है कि ओ सदा नीरा क्या है, तो ओ सदा नीरा यह एक निबंध है, समझ गए ना? चलिए ये क्या कहता है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे तल है? ऑप्शन ए है गहरे हैं, ऑप्शन सी है उथले एवं छिलछिले हैं, ऑप्शन डी छोटे एवं विशाल है, ऑप्शन डी गहरे एवं विशाल है। बता इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे एवं विशाल है। कैसे हैं? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे हैं? तो गहरे और विशाल है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? देखिए ऊपर में इस बात का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है कहानी। तो इसका राइट आंसर ऊपर में इस बात का जिक्र है, इसका हो जाएगा निबंध राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है मल्यज, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बताएं। ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन सी है तिरिछ, ऑप्शन बी है ओ सदा नीरा, ऑप्शन डी है हंसते हुए मेरा अकेलापन। बताएं। तो सभी को जानते होंगे ऊपर में ही इस बात को बता दिया गया है कि ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई कहानी थी, निबंध थी, समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सभी को जानते होंगे ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या चलता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस के किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ आ गई होगी? ऑप्शन ए है लक्ष्मण की, ऑप्शन बी है भारत के, ऑप्शन सी है ककई के, ऑप्शन डी है राम की। तो किसकी याद आ गई थी? ककई की याद आ गई थी, समझ गए ना? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र नालंदा में, ऑप्शन सी है वैशाली राजगीर में, ऑप्शन बी है सासाराम भभुआ में, ऑप्शन डी है बड़हरवा में, मधुबन एवं
फीती हरवा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों समझ गया ना, ये पढ़े होंगे, जब तक कहानी नहीं पढ़िएगा ना तब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा। ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। देखिए फिर यहाँ दोबारा पूछ दिया है, तो हमने पहले इस बात को जिक्र कर दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। ऑप्शन ए है ओ सदानीरा में, ऑप्शन सी है अर्धनारीश्वरी में, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन डी है त्रिच। तो ये जो गंडक नदी है ओ सदानीरा में इस बात का जिक्र, इस नदी का जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। ऑप्शन बी है मखाना की खेती के लिए, ऑप्शन ए है नील की खेती के लिए, ऑप्शन सी है मक्खन की खेती के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील की खेती करने के लिए लाया गया था इन लोगों को। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 8 आ गया, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है, मोहन राकेश हैं। चलिए सिपाही की माँ की रचयिता कौन है, तो ऊपर में ये बता दिया गया है, इसका राइट आंसर मोहन राकेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों यदि जो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। समझ गए ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए है मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन सी है राधा कृष्णा मुगलानी, ऑप्शन डी है रामकृष्ण गुगलानी। बता इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मोहन राकेश रचिता नाटक संग्रह है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन बी है पहला राज, ऑप्शन सी है सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है उषाढ़ उषाढ़ का एक दिन। बताए आषाढ़ का एक दिन, सॉरी आषाढ़ का एक दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रियदर्शी। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है फौजी कहाँ लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह उक्ति किस पाठ से ली गई है। उसने कहा था, ऑप्शन डी है प्रगति और समाज से, ऑप्शन ए है सिपाही की माँ से। राइट आंसर ये हो जाएगा सिपाही की माँ से यह उक्ति लिया गया था। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, रंगून कहाँ है। रंगून एक शहर का नाम है। समझ गए ना। ये कहाँ है, जब सिपाही जब लड़ने जाता है तो वो कहाँ जाता है, रंगून शहर में चला जाता है। समझ गए। ये कौन सा देश में पड़ता है यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नेपाल में, ऑप्शन बी है बर्मा में, ऑप्शन सी है जापान में, ऑप्शन डी है चीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा में ये देश पड़ता है। समझ गए, बर्मा में। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऑप्शन ए है नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन सी है स्वाधीनता आंदोलन के, ऑप्शन बी है चीन के, ऑप्शन बी है कविता आंदोलन के, ऑप्शन डी है समाज सुधारक आंदोलन के। बता इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के थे। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। ऑप्शन ए है पालतू राम, ऑप्शन सी है सियाराम मोची, ऑप्शन बी है दीनू कुम्हार, ऑप्शन डी है पंडित दीनानाथ। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समझ गया ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार क्या था, दीनू कुमार इसका कहाँ बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है अमृतसर पंजाब, ऑप्शन डी है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। चलिए एक मिनट, इसका इस पे डॉट लग रहा है, ठीक है इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न मुन्नी सिपाही की बहन थी। समझ गए ना।
मुन्नी शादी के योग्य हो गए थे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, राशन लेने के लिए। तो चिट्ठी लेने के लिए। सिपाही जो इसका भाई था वो सिपाही में चला जाता है और बहुत दिन से ना इसके बहन को और ना माँ को इसकी खोज खबर होती है। वो चिट्ठी आने का इंतजार करते हैं, समझ गए ना? तो जब भी डाकिया आता है तो मुन्नी उसका इंतजार करती है और उसका पीछा करती है और उसे पूछती है कि मेरे भाई की चिट्ठी आई, समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मानव बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, मिठाई, चाय, खाना। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी मांगता है, समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? बिस्नी बिस्नी कौन था? तो बिस्नी सिपाही की माँ थी, समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बिस्नी किस एकांकी के पात्र है? सिपाही ऑप्शन ए है सिपाही के माँ, अंधे अंधूरे के, ऑप्शन बी है पैर तले की जमीन, ऑप्शन डी है आषाढ़ का एक दिन। तो इसका कौन सा है बिस्नी? तो सिपाही की माँ की कहानी का ये एकांकी पात्र है, समझ गए ना? चलिए अगला है आलोचना तैमेत्रिशिक के प्रधान संपादक कौन है थे? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नामवर सिंह हो जाएंगे, समझ गए? प्रगति और समाज ये नामवर सिंह के द्वारा रचित है। 9 चैप्टर में हम लोग चले आए, समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल? ऑप्शन ए है भक्ति काव्य, ऑप्शन बी है सूफी काव्य, ऑप्शन डी है गीता काव्य, ऑप्शन डी है प्रबधा काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रबंधक काव्य है, प्रबंधक व्यय है, समझ गए ना? चलिए जो भी है देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? ऑप्शन ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन डी सी है नाभादास, ऑप्शन डी है जयसी जी। बता इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 20वीं सदी के प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ है? ऑप्शन ए है संघर्ष के साथ, ऑप्शन सी है विद्वेष के साथ, ऑप्शन बी है रोमांटिक उत्थान के साथ, ऑप्शन डी है भावुकता के साथ। बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए? रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपने अपने लेखन में मोपासा में कौन सा समाज के चाल चरित्र को बेपद्र किया है? ऑप्शन ए है संपन्न के, ऑप्शन बी है बुजुर्गा का, ऑप्शन सी है विपत्र का, ऑप्शन डी है हरिद्र का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा बुजुर्गा का। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 आ गया। प्रगति और समाज नामवर सिंह द्वारा लिखी है। पहला प्रश्न कहता है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? बताइए क्या है? ए है आलोचना, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है एकांकी, ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो ये इसका राइट आंसर निबंध हो जाएगा। इसमें 3 निबंध है, 4 जो क्या है स्पीच है, समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या है? आलोचना त्रैशिक प्रधान संपादक कौन है? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट। ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, समझ गए ना? ये रिपीट हो गया है। आचार्य समाज शीर्षक पाठ के अनुसार शीर्षक रामचंद्र शुक्ल है। भक्ति का आप देखिए ये भी रिपीट, देखिए अब आगे कहाँ होता है, यहाँ तक रिपीट हो गया है, यहाँ तक देखिए रिपीट हो गया। अगला चैप्टर आ गया। अगला चैप्टर कहता है चैप्टर नंबर 10 है जूठन। इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी है? ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि,
ऑप्शन सी है दिनकर जी, ऑप्शन बी है मल्लेश, ऑप्शन डी है नामवर सिंह। बताए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा यह लिखी गई थी। समझ गए ना? किनके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? जूठन क्या है? ये है रेखा चित्र है, कहानी है, ऑप्शन बी है शब्द चित्र है, ऑप्शन डी है आत्मकथा है। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक आत्मकथा था। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, आत्मकथा, उपन्यास है। अभी हमने बताया आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तिरिच है, जूठन है, रोज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जूठन है। चलिए अगला प्रश्न कहता है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम था, सियाराम था, हरिराम था, हरे राम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कलीराम था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1995, 1993, 1996, 1994। बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1993 में उनको मिला था, इसका पुरस्कार मिला था। समझ गया ना? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? जूठन, तिरिच, ओसदानीरा, सिपाही की माँ। तो इसका राइट आंसर जूठन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? माँ ने, भाई ने, पिताजी ने, भाभी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पिताजी ने झाड़ू लगाते हुए देख लिया था। चलिए चैप्टर नंबर 11 में आगे हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका लेखक है मल्यज। ऑप्शन ए है मल्यज की रचना नहीं है। कौन सी है? ना आने वाला कल, ऑप्शन सी है बकलाम खुद, ऑप्शन बी है सदियों का संताप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समझ गया ना? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मल्य जी की कौन सी रचना नहीं है। तो ये सारे के सारे रचना मल्य जी की थी। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है निबंध, डायरी, लघु कथा, नाटक। तो ये क्या था? तो ये एक डायरी था। समझ गए ना? चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की है? तो ये एक डायरी था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है सी है भगत सिंह, ऑप्शन बी है मल्यज, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मल्यज जी का है। चलिए अगला प्रश्न कहता है आदिम यथार्थ को जीतता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किसके लेखक का है? किस लेखक का है? मल्यज का है, नामवर सिंह का है, भगत सिंह का है, जय कृष्ण मूर्ति जी का है? क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मल्यज जी का था ये कथा। समझ गए कथन? तिरिच तिरिच कहानी का लेखक कौन है? उदय प्रकाश है। चलिए ऑप्शन ए है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? बता इसका इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1952, 1942, 1930, ऑप्शन बी 1960। तो इनका जन्म हुआ था 1952 में हुआ था। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी का है, हंसी लाने वाला है, सुख शांति का है, आधुनिक कॉमेडी है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक त्रासदी की कहानी है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है तिरिच शीर्षक पाठ्य में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? 56 साल के, 55 साल के, 52 साल के, 57 साल के। तो बता इनका कितने साल के थे? तो इनके पिताजी थे 55 साल के थे। समझ गए ना? इसका राइट आंसर ऑप्शन 55 साल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उदय प्रकाश के माता का नाम क्या था? गंगा देवी, भागेश्वरी देवी, मुकुंदनी देवी, बच्चन कौर। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका माता का नाम गंगा देवी थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला चैप्टर आ गया चैप्टर नंबर 13 आ गया शिक्षा। शिक्षा का लेखक कौन है? जय कृष्ण मूर्ति है इसका। समझ गए ना? शिक्षा शीर्षक निबंध। तो शिक्षा क्या है? ये एक निबंध है। समझ गए ना? शिक्षा जो है ये क्या है? कहानी है,
निबंध है, क्या है, तो ये एक निबंध है, समझ गए ना। चलिए, कहता है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो ये ऑप्शन ए है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी है मल्यज, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है लीडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे, गांव का शिक्षक थे, क्या थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व शिक्षक थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जहाँ भय है वहाँ मेध नहीं हो सकती है, किस पठित पाठ की उक्ति है। ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वरी के, और सदा नीरा की, सिपाही की माँ, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा की है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है जादू कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी सचाद कृष्णमूर्ति। बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है कब। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता हो, मानना हो, ऑप्शन सी चिंतन हो, ऑप्शन डी विचार हो। बता इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जब स्वतंत्रता होगा तभी तो हम अपनी शिक्षा के अपने हित में कोई भी कार्य कर सकते हैं ना, स्वतंत्रता रहेगी तभी हम अपने मन से कोई भी कार्य को करेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है सी डब्ल्यू लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। ऑप्शन ए है भगत सिंह में, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण में, ऑप्शन सी है उदय प्रकाश में, ऑप्शन डी है जे कृष्णमूर्ति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति में वो देखते थे, समझ गए ना, देखते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है शिक्षक शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भाषा शास्त्र है, तर्क शास्त्र है। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जैसे कि इसका नाम से क्लियर है शिक्षा से, तो शिक्षा शास्त्र है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है नारायण जिद्दू, ऑप्शन जे है जय नारायण, ऑप्शन सी है नारायण मूर्ति, ऑप्शन डी है प्रेम नारायण सिंह। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नारायण जिद्दू। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है साम्यवादी किसके लड़ रहा है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी से, ऑप्शन बी है समाजवादी से, ऑप्शन सी है सत्यवादी से, ऑप्शन डी है आतंकवादी से। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पूंजीवादी है। जो समाजवादी किससे लड़ रहा है, तो समाजवादी जो समाज है ये किससे लड़ रहा है, पूंजी के चलते आज सब कोई लड़ रहा है, सब कोई कट रहा है, मर रहा है पैसे के लिए ना ही। चलिए अगला प्रश्न कहता है और लास्ट प्रश्न है, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है, कहता है जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है बातचीत। तो बताया दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंत भला तो सब भला, इसका राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। तो दोस्तों यदि जो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू।